बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कोविड-19 को वैश्विक महामारी बनने से क्या रोक सकता था चीन? कोरोना वायरस कहां से आया, कैसे फैला? दुनिया के 120 देश जानना चाहते हैं इसका जवाब, कर रहे हैं स्वतंत्र जांच की मांग। WHO का ऐलान, महामारी से निपटने में अपनी भूमिका की करेगा समीक्षा। चीन का दावा, महामारी के दौरान दिखाई जिम्मेदारी। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। कवर स्टोरी में होगी चीन और WHO पर उठ रहे सवालों की बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारत में कोविड-19 के मामले 96,000 के पार। 24 घंटे में 2700 से ज्यादा लोगों ने दी बीमारी को मात। लॉकडाउन 4 में कई रियायतों का ऐलान। दिल्ली में ऑड इवन आधार पर खुलेंगी दुकानें, चलेंगी बसें। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 47 लाख के पार। अब तक 3 लाख से ज्यादा की मौत। लेकिन यूरोप के कई देशों में हर दिन होने वाली मौत की संख्या में कमी आई। इटली में खुले रेस्टोरेंट, सैलून। नेपाल की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे पर लगाई मुहर। लिम्पियाधुरा, कालापानी और लेपुलेख को दिखाया नेपाल का हिस्सा। नेपाल के दावे को भारत करता रहा है खारिज। इन इलाकों को बताता है अपना हिस्सा। इनमें से अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस बहुत कम वक्त में पूरी दुनिया में फैल गया। अब तक ये 3 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि अगर चीन ने समय रहते पूरी दुनिया को सचेत कर दिया होता, या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिकारियों को अपने यहां शुरुआत में ही आने दिया होता, तो हालात शायद इतने भयानक नहीं होते। तो क्या चीन से चूक हुई? कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। तो सवाल यही कि क्या चीन चाहता तो रोक सकता था आज के इस हालात को? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं दुनिया भर के कई देश। एक वायरस ने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झटका दे दिया है। एशिया की आर्थिक ताकत जापान में 16,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में हैं। 744 लोगों की मौत हो चुकी है। साल की पहली तिमाही के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2015 के बाद जापान की अर्थव्यवस्था पहली बार मंदी के दौर से गुजर रही है। यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को भी चोट लगी है। हालांकि वहां के इटली, स्पेन और ब्रिटेन में महामारी की वजह से होने वाली मौत की संख्या में कमी आई है, पर अब कई देश लॉकडाउन में छूट भी दे रहे हैं। इटली में 10 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद दुकानें, रेस्टोरेंट और सैलून अब खुलने लगे हैं। इस बीच WHO की सालाना बैठक हो रही है, जिसमें करीब 200 देशों के स्वास्थ्य मंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस ऑनलाइन बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने चिंता जताई कि वैश्विक महामारी के दौरान कई देशों ने एकजुटता नहीं दिखाई। वहीं करीब 120 देशों ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि वायरस वजूद में आया कैसे और उसके बाद दुनिया भर में फैला कैसे। इस बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उनके देश ने जिम्मेदारी दिखाई है। 中方始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息。 इस बैठक में WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि वो कोरोना वायरस से निपटने में संगठन की भूमिका की समीक्षा कराएंगे। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर चीन और WHO दोनों की ही भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। बीबीसी ग्लोबल हेल्थ संवाददाता ट्यूलिप मजूमदार की ये रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी को संभालने के तरीके को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन काफी दबाव में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य संस्था की लगातार आलोचना कर रहे हैं। WHO को अमेरिका से सबसे ज्यादा अनुदान मिलता था, मगर पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO और चीन दोनों पर हमला बोलते हुए इस मदद को रोक दिया। Had the WHO done its job to get medical experts into China to objectively assess the situation on the ground and to call out China's lack of transparency, the outbreak could have been contained at its source with very little death. WHO की टीमों ने जनवरी और फरवरी में चीन जाकर वहां के अधिकारियों के साथ काम किया था।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये भी कहना है कि चीन ने अहम जानकारियां साझा की थी, जिनसे बाकी देशों को तैयारी करने का मौका मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से लेकर आज तक ये संगठन सभी लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रखने के प्रयास में जुटा है। ये बड़े पैमाने पर टीकाकरण से लेकर पूरी दुनिया को स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी के बारे में सचेत करने जैसे कई जीवन रक्षक कार्यक्रम चलाता है। मगर WHO सिर्फ परामर्श देने वाला संगठन है। इसके पास देशों पर सूचनाएं साझा करने का दबाव डालने की ताकत नहीं है। इस बार मांग उठी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को और शक्तियां दी जाएं, ताकि इसके जांचकर्ता तुरंत देशों में जाकर संक्रमण फैलाने के कारणों की स्वतंत्र जांच कर सके। The big challenge with outbreaks is that no country wants to have one. चुनौती ये है कि कोई देश ये नहीं चाहता कि संक्रमण फैलने का दोष उनके ऊपर आए, इसलिए वे आनाकानी करते हैं और मौत के आंकड़े को भी कम बताते हैं। अगर किसी देश में किसी तरह का वायरस फैलने लगता है तो 24 घंटों के अंदर उसे WHO को बताना होता है। Investigate the origins of this. इस साल 194 देशों के प्रतिनिधि इंटरनेट के जरिए WHO की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस बैठक को लेकर एक और बड़ा मसला है ताइवान। अपने यहाँ कोरोना का नियंत्रण रखने के लिए इसकी तारीफ हो रही है, मगर वो WHO की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि चीन और संयुक्त राष्ट्र इसे स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देते। बैठक में इस बात की भी मांग उठेगी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनी तो बिना भेदभाव सभी देशों को समान रूप से उसे उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि WHO पहले ही कह चुका है वायरस कहां से आया ये पता करने में कम से कम 1 साल लगेगा। इधर भारत को भी कोरोना वायरस ने जोरदार झटका दिया है। यहाँ 96,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 3,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, लाखों लोगों का रोजगार चला गया है। ऐसे में लोग शहरों से अपने गांव पैदल ही चल पड़े। तमाम दुश्वारियों को पार कर वो अपने घर जाना चाह रहे हैं। गुजरात से मध्य प्रदेश और राजस्थान लौटते कुछ मजदूरों से बात की BBC संवाददाता तेजस वैद्य ने। फिलहाल हम लोग अहमदाबाद गोधरा हाईवे के ऊपर है। लॉकडाउन को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, फिर भी जो प्रवासी मजदूर है जो गुजरात में मजदूरी के लिए आते थे वो अभी भी पैदल चलते हुए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ मजदूर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी आप कहाँ काम करते थे और कहाँ जा रहे हैं? पालनपुर काम कर रहे थे संडीसर में। अच्छा, हाँ। और अभी फिलहाल कहाँ जा रहे हैं आप? अभी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा राजस्थान जा रहे हैं? हाँ, राजस्थान जा रहे हैं। तो आप कितने दिनों से चल रहे हैं ऐसे? आज 3 दिन हो गया है। अच्छा, और आप राजस्थान पैदल चलते हुए जाएंगे? हाँ, पैदल चल के जाएंगे। लेकिन बस की और ट्रेन की व्यवस्था तो की गई है कुछ कुछ जगहों के लिए, पर हमको मिला नहीं। मतलब आपने उसके लिए फॉर्म भरना था, ऑनलाइन अप्लाई करना था, वो किया था आपने? हाँ किया था ना। क्या किया था आपने? वो आधार कार्ड पंचायत में ले जाके दिया था सरपंच साहब को, और वो ऐसे करवाया था तो नहीं आया, तो फिर हम पैदल चल दिया। लेकिन अब तो मतलब लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दी जा रही है, तो आप रुक जाते तो? पर सर वहाँ खाने का नहीं मिल रहा था ना। जी आप कहाँ पे जा रहे हैं MP में? दमोह जिला। दमोह जिला। और आप कितने दिनों से चल रहे हैं लगातार? 2 दिन से चल रहे हैं। 2 दिन से चल रहे हैं। तो आप इस दौरान खाने का क्या करते हैं आप? रास्ते में जो मिलते हैं देते जाए आदमी, वही खाते जाते हैं, चलते जाते हैं। आप रोज का कितना घंटा चलते हैं? अरे आज तो पूरा नाइट चले हैं, 12 घंटे। कितने दिनों से चल रहे हैं आप? 2 दिन से चल रहे हैं लगातार। रात को भी चलते हैं? रात को भी चलते, कम से कम 50-60 किलोमीटर चल जाते हैं। और खाने का क्या करते हैं? खाने के जो रास्ते में मिल जाता है, गाड़ी वाले दे जाते हैं, तो उसी को खाते पीते चले जाते हैं। अभी कई गाड़ी वाले मिले ऐसे। तो मतलब सरकार ने तो बस की व्यवस्था भी की हुई है और मतलब ट्रेन भी जा रही है, उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता था, ऑनलाइन भी था। आपने कुछ किया था या नहीं किया था? मैंने किया था साहब, कम से कम 8-10 फॉर्म भर दिए, उसमें कोई वो नहीं आया है अभी तक। बोलते आपका नंबर आएगा, कम से कम 10 दिन हो गया। आप यहाँ पे विरमगाम में काम करते थे बराबर, तो अब जब वापस काम शुरू होगा तो अब यहाँ पे आएंगे या नहीं आएंगे? अब तो नसीब बताएगा आएंगे कि नहीं आएंगे। अब जब पहुँच जाए घर तक तो मालूम चलेगा कि पहुँच आएंगे कि नहीं। सब परेशान है, MP के लिए कोई नहीं मतलब जाने के लिए तैयार हो रहा। अभी आपके पास कुछ पैसे वैसे है या ऐसे ही कुछ नहीं है पैसे, ऐसे सब ऐसे ही चल रहा है। जब तक थे तो खाना खाते रहे, खत्म हो गए तो चल पड़े। अब मरना उधर है तो मरना रास्ते में, और क्या। पर ये लोग जो वापस जा रहे हैं, हालात ठीक हुए कभी तो क्या ये वापस लौटेंगे? हमने ये भी जानने की कोशिश की। देखेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारे कासिम। भारत में कई प्रवासी कामगार अपने गांव लौट चुके हैं, तो ऐसे में एक सवाल है कि जब कभी कोरोना संकट खत्म हुआ, हालात ठीक हुए, क्या ये लोग फिर एक बार काम की तलाश में शहर वापस आना चाहेंगे? बीबीसी ने यही सवाल किया कुछ प्रवासी मजदूरों से। कोरोना जैसे महामारी बीमारी आ जाने के कारण हमने डरवश कंपनी को छोड़कर त्यागपत्र देकर हम अपने घर आ गए, और जो वहाँ पे हमें सैलरी 35-40 हज़ार रुपये मिलता था उसका हमें मोह नहीं है। हम लोग झारखंड से हैं, गिरिडीह जिला बगोदर प्रखंड बेको के। हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं 4 मजदूर। हम लोग का कहना है कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जो हम लोग इतना बुरे हाल परिस्थिति हुआ, वो समस्या हम नहीं चाहते हैं, और हम झारखंड सरकार से अपील करते हैं कि हम लोग सब बेरोजगारों को नौकरी दे। यहाँ पर सूरत जाने के लिए तो नहीं चाहता हूँ, जाना पड़ता है रोजगार के लिए। अगर रोजगार झारखंड में मिले तो 1 पैसा क्या 0% सूरत जाने की मन नहीं करती है, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था कुछ भी नहीं मिला। झंडे वालान में रहते थे और वहाँ पे हम ICICI बैंक में काम करते थे, और ICICI बैंक में फाइनेंशियल विभाग में काम करते थे। और कोरोना का जब पहला स्टेज आया था, जब पहले दिन का 1 दिन के लिए ऐलान किया गया था, तो उसके 1 दिन पहले वहाँ से निकले थे और उस दिन हम आ गए थे अपने गांव में। अब इतनी बीमारी फैली हुई है ना, इसको देख के वहाँ जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही। हम तो यहीं पे अपना कुछ ना कोई कारोबार कर लेंगे या खेत में अपना कार्य कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ जाने का इच्छा नहीं कर रहा है। काम मिल गया तो दिल्ली कभी नहीं जाएंगे, यहाँ मिल गया तो नहीं जाइएगा। नहीं जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? नूर मोहम्मद। कहाँ काम करते थे? वही हैदराबाद में। किस कंपनी में? लेबर जो गाड़ी लेबर का। और लेबर का? हाँ। तो कितना मिलता था वहाँ? वहाँ मिलता था 400 रुपये। यहाँ काम कीजिएगा आप आगे से कि फिर हैदराबाद जाइए? यहाँ पे मिलेगा तो यहीं पे करेंगे सर, वहाँ पे बहुत तकलीफ हो रहा है। खाई लाठी बोझ ला दे पकड़े कान, घुटनों के बल भी रेंगे, बेच के अपना सम्मान। लॉकडाउन में सड़कों पर चले आ रहे ये लोग कौन हैं जो शिकायत भी नहीं करते, बस चले जा रहे हैं। पलायन की वायरल तस्वीरों के जरिए प्रवासी मजदूरों के संघर्ष की कहानी विकास त्रिवेदी के शब्दों और रूपा झा की आवाज में। सड़क पर पैदल चल रहे ये लोग कौन हैं जिनके सवाल और जवाब दोनों मौन हैं? पूछो तो बस भूख, रोटी, डंडे की मार और घर बोल पाते हैं। बिना किसी शिकायत के बस पैदल चले जाते हैं। अधूरी यात्राओं के बीच इकलौता पूर्ण वाक लिए हमको घर जाना है साहब। बच चुकी थालियों में रोटी नहीं, आंधियों की रेत है। गांव में पेड़ की लकड़ी चीर कर लाठी काटी थी। गांव लौटते लोगों की खाल खींचते क्रूर हाथों में वो लाठी किसने बांटी थी? कितना कहा, दबी जबान में चिल्लाए भी हमको घर जाना है साहब। खाई लाठी बोझ लादे पकड़े कान, घुटनों के बल भी रेंगे, बेच के अपना सम्मान। इक्कड़ दुक्कड़ जैसे खेलों की रेखाओं से बच्चे खैराती गोलों में भागे। खाने को जब कुछ मिला नहीं, तसल्ली खाकर सोए बच्चे बीच नींद में जागे। जो न जागे उनकी नींद को चांद तक रहा था। रेल आकर चली गई, ये जो रोटी बची है साहब, ये कौन तक रहा था? शहरों में बैठ पलायन की आग सेकता हर हाथ खून से सना है। जैसे तैसे गांव पहुंचे तो लिखा था प्रवेश सख्त मना है। न वो शहर अपना हुआ, न अपना हुआ ये गांव। साहब सड़क पर चलते चलते अब छिल गए हैं पांव। हमको घर जाना है, हमको बस घर जाना है साहब। इस रिपोर्ट की एडिटिंग की काशिफ सिद्दीकी ने और एनिमेशन तैयार किया कार्टूनिस्ट गोपाल शून्य ने। और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे रमजान के दौरान पाकिस्तान में क्यों बढ़ गई है घर के खाने की मांग। जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका से। कोरोना संकट के बीच कई लोग अपना कारोबार बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कुछ का काम लॉकडाउन के बीच भी फल फूल रहा है। रमजान के दौरान पाकिस्तान में जब रेस्तरां और होटल बंद हैं, तो कुछ महिला कारोबारियों के होममेड फूड की डिमांड बढ़ गई है। देखिए इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। ज़हरा मुस्तफ़ा इस्लामाबाद में होममेड फूड डिलीवरी का कारोबार करती हैं। कोरोना वायरस की वबा के बाद उनका बिजनेस दूसरे छोटे कारोबारों से ज़्यादा बेहतर चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स बंद हैं। अब पहले अगर लोग एवरीडे चीज़ें हमसे ले रहे होते थे, सो अब वो ले रहे हैं बट कम ले रहे हैं। फिर कई लोग जो है ना वो वीकली चीज़ें पिक कर रहे हैं, बिकॉज देखिए खाना पीना बंद तो नहीं कर सकते, एंड स्पेशली जो लोग दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन होममेड फूड खरीदने वाले ज़्यादातर ग्राहक पुराने हैं जो ज़हरा के किचन पर भरोसा रखते हैं। वर्क फ्रॉम होम है, टाइम नहीं है, मैंने भी काम करना होता है, मेरी वाइफ ने भी काम करना होता है, हेल्प है नहीं हमारे पास। सो ये भी एक चैलेंज है कि हम जैसे रमज़ान में मैं हर दफ़ा 2 बंदे और रख लेती थी बिकॉज वर्कलोड होता था। इस दफ़ा आई कांट हैव 6 to 7 पीपल इन द किचन। इसके बावजूद ज़हरा का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में होममेड फूड का कारोबार ज़्यादा खतरे में नहीं। जब क्वारंटीन शुरू हुआ है तो एक शादी प्लान थी, तो मुझे उनका फ़ोन आया, तो मैंने कहा कि मैं आपको वेंडर से करा देती हूँ, वो प्रॉपर सेटअप लगा देगा। दे वर अराउंड 50 पीपल। सेड नहीं, हमें सेटअप वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जस्ट मेक फूड एंड वील पिक अप द फूड। तो 50 बंदों का हमने खाना बनाया। और दूरियों और समाजी फासलों की वजह से इस बार रमज़ान का रंग कुछ फीका सा है। पिछली दफ़ा तो हमें क्यों बनानी पड़ी थी रमज़ान की, बिकॉज प्री बुकिंग हमारे पास अफ्तार पार्टीज़ की बहुत थी। इस दफ़ा जो हमारे पास रमज़ान अफ्तार्स के ऑर्डर्स आ रहे हैं, इट्स नॉट कि नहीं आ रहे हैं, बट वो इस तरह है कि फैमिली ऑफ 5 के लिए, फैमिली ऑफ 6 के लिए। पर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि होममेड फूड बिजनेस कोरोना की वजह से मुतासर नहीं हुआ। तो कहीं नुकसान तो किसी को फायदा भी हो रहा है। और इधर इटली, जहां कोरोना वायरस का कहर टूटा था, वहां भी जिंदगी पटरी पर आ रही है और कैनाल में, वेनिस में गोंडोला वापस आ गए हैं। अब उन्हें इंतजार है सैलानियों के वापस आने का। और कोरोना वायरस के इस दौर में जब डिलीवरी वाले लोगों को भी संक्रमण का खतरा है, ऐसे में अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी वाले रोबोट को काम पर लगा दिया है। तो इस तरह से डिलीवरी वाला रोबोट सामान लेता है और निकल पड़ता है डिलीवरी करने। और आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं @BBC सारिका पर।